नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बिहार में इंतखाबी फहरिस्त की नजरसानी यानी इंटेंसिव रिवीजन का जो काम हो रहा है, उस पर बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। उसके खिलाफ जो है कई तंजीमें और सियासी जमातें अदालत में गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है। उसी में से एक तंजीम जो है एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो तंजीम है, जो गुज़िश्ता 25 साल से मुल्क में जो है इंतखाबी निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए काम कर रही है। उसी के एक बानी मेंबर, फाउंडर मेंबर जनाब प्रोफेसर जगदीप छोकर साहब हैं, जो IIM अहमदाबाद में उस्ताद रहे हैं, टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। उनकी बड़ी खिदमत है इंतखाबी निज़ाम को साफ और शफाफ बनाने के सिलसिले में, ट्रांसपेरेंट बनाने के सिलसिले। जगदीप चोकर साहब, प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब, आपका इस्तकबाल खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इंटेंसिव रिवीजन का जो काम हो रहा है, स्पेशल इंटेंशन रिव्यू का जो काम हो रहा है, जिसको नाम दिया गया है SIR, बिहार में 2003 के बाद, उसके खिलाफ आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उसके पीछे क्या मकसद क्या था, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं? देखिए, जो ये स्कीम इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को जिसका ऐलान किया था, उस स्कीम में दो तरह की कमजोरियां या खामियां हैं। एक खामी ये है कि उसमें कानूनी तौर पे कुछ चीज़ें गलत है, और दूसरी बात है कि अगर उसको हम व्यावहारिक तौर पे देखें कि उसको इम्प्लीमेंट करने में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनमें बहुत सी दिक्कतें हैं। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए हैं कि उसमें जो कानूनी दिक्कतें हैं उनको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो उसमें उसको लागू करने में दिक्कतें होगी ज़मीनी स्तर पे, उसके बारे में भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो दो बड़ी वजहें हैं और उनके नीचे नीचे बहुत ही छोटी वजहें हैं। अच्छा, आप जरा उसको गिना सकते हैं, दो जो बड़ी वजह जी हाँ, वजूहत। बड़ी वजहें दो ये हैं कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है अपने 24 जून का जो उनका ऐलान है कि जो शख्स 1 जनवरी 2003 से पहले वोटर रोल में आ गए थे, उनके बारे में ये माना जाएगा कि ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, सिटीजन हैं। ये माना जाएगा। तो इसका मतलब उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मतलब निकलता ये है कि जो उसके बाद इलेक्टोरल रोल में आए हैं 1 जनवरी 2003 के बाद उनको देश का बाशिंदा या नागरिक या सिटीजन नहीं माना जाएगा। तो ये बाशिंदा होने की और सिटीजन होने का जो तरीका है, जो कानून है, उसमें ये हक इलेक्शन कमीशन को नहीं है कि वो किसी के सिटीजन होने पे कुछ उंगली उठाए। तो ये पहली बात तो ये है कि उन्होंने वो काम किया जो करने का उनको हक नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2003 से लेके और 23 जून 2025 तक मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों के नाम उसमें आए हैं। तो उन लोगों की सिटीजनशिप पे ऐसे सवाल खड़ा करना गलत है, पहली बात। और अब वो उनको कह रहे हैं कि अब आप अपनी सिटीजनशिप साबित करो, कागज दिखा के और कागजी सबूत दे के, वो भी गलत है। उसके बाद ये एक दफा किसी का भी शख्स का वोटर रोल में नाम आ जाए, और वोटर रोल में नाम आने का जो सिस्टम है अभी भी वो एक कानून है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, नहीं RER, हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1960 का। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपना नाम वोटर रोल में डालना चाहते हैं तो उसमें आपको एक खुद ये कहना होगा कि मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ और मैं फलानी जगह पैदा हुआ फलानी तारीख को, और अपनी तारीख जो पैदाइशी की तारीख है उसका आपको कागजी सबूत देना पड़ेगा। ये आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं कि मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ या सिटीजन हूँ। ये बात सही है कि आइन के 326वें
आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं, सिटीजन हैं, वो ही वोट दे सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन सिटीजनशिप को चेक करने का और उसको रद्द करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री को है, पहली बात। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी का नाम इलेक्टोरल रोल में आ गया तो उसको नाम हटाने का एक कानूनी तरीका है जी। उसमें इलेक्शन कमीशन को ये साबित करना पड़ता है कि इस आदमी के, इसने जो अपना नाम दर्ज करवाया है वो गलती से हुआ है या बेईमानी से हुआ है। वो सबूत देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। वो उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन उस शख्स को एक नोटिस देगा जिसको कहते हैं शो कॉज नोटिस, कि वजह बताओ कि आपका नाम क्यों ना हटाया जाए। और अगर वो नोटिस उस शख्स को नहीं दे पाते हैं तो उस नोटिस को उस शख्स के घर के दरवाजे पे चिपकाना पड़ेगा और फिर उस शख्स को पर्सनल, यानी वहां आमने सामने रूबरू होकर ये बताने का मौका मिलेगा कि उसका नाम क्यों ना हटाया जाए। तो ये सारी जो तंजीम है, इसको इलेक्शन कमीशन ने फॉलो नहीं किया और करोड़ों लोगों के नाम निकाल दिए। तो सबसे बड़ी कानूनी बात तो ये है। अच्छा, आप ये जो गए हैं, ये जो अचानक लेकर आया है, इससे पहले जो है इलेक्शन कमीशन ने बिहार की पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन किया, सब कुछ किया उन्हें, लेकिन जो है जब कंसल्टेशन किया गया, कई राउंड हुए उनसे बातचीत के, इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी इशारा नहीं दिया कि वो वहां पर रिवीजन करने जा रहे हैं, वोटर लिस्ट का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे जो मकसद जो है, जो नजर आ रहा है, वो सब लोग अब बता रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो पहले ही बता रही थी, आपकी तरफ से भी गया है। अब जिस तरह की बात जो सामने आई, महाराष्ट्र में वोटर की तादाद बढ़ा दी गई, हरियाणा में बढ़ा दी गई, जगह जगह इस तरह से कर दी गई। आप लोगों की भी एक रिपोर्ट आई थी एडीआर की तरफ से लोकसभा के इलेक्शन की 2024 की, जिसमें आपने बताया था कि 4 सीटें, 4 ही है ना सीट, 4 सीटें छोड़कर बाकी सब पर कहीं पर वोट ज्यादा काउंट किए गए या वोट कम काउंट किए गए, जो वोट पोल हुए थे, जो वोट डाले गए थे। तो अब ये सब पूरा ये पसमंदा सामने है। तो क्या इलेक्शन कमीशन आपके ख्याल में जिस तरह से काम करना चाहिए, इसके पीछे क्या मकासद क्या नजर आ रहे थे आपको? इसके पीछे मकासद क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात सबको पता है कि जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने एक समरी रिवीजन किया था इलेक्टोरल रोल का, और वो किया था 2024 में जो इलेक्टोरल रोल था उसके बेसिस पे। तो जब जनवरी में समरी इलेक्टोरल रिवीजन हो गया था, तो अब जून में और जुलाई में इंटेंसिव रिवीजन करने की क्या जरूरत है? और इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करना और उसको ठीक करना और साफ करना बड़ी अच्छी बात है, और ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। लेकिन हर काम करने का एक सही तरीका होता है। ये सही काम आप गलत तरीके से करेंगे तो वो काम भी फिर गलत हो जाएगा। जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा, अमेरिका ने इराक में जमहूरियत लाने के लिए ये कहा था, हम इराक में जमहूरियत लाएंगे, और जमहूरियत लाने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को मार दिया और सारा मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म कर दिया। तो ये कोई जमहूरियत लाने का ये सही तरीका नहीं था। तो जो इलेक्शन कमीशन अभी कर रहा है कि 3 महीने में ये इतना बड़ा काम कर रहा है जिसमें 6-8 महीने साल भर लगाना चाहिए, इसको देख के शक होता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में जो पहली हियरिंग 10 तारीख को हुई थी, उसमें ये जस्टिस बागची ने कहा था कि आप इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जो इलेक्शन होने जा रहा है उससे डीलिंक कर दीजिए। आप इलेक्शन करवा लीजिए जनवरी 2025 में जो आपने इलेक्टोरल रोल बनाया था समरी रिवीजन के बाद, उसके बेसिस पे। और ये जो आप कर रहे हैं इसको आराम से करिए, इसमें आपको 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, कोई बात नहीं, करते रहिए। लेकिन इसको, ये जो अभी इलेक्शन आ रहा है 2-3 महीनों में, उसके साथ इसको लिंक मत करिए।
ये जस्टिस बागची ने सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में कहा था। जी तो इसी वजह, इन सब वजहों से, और जैसे अब सोशल मीडिया पर रिपोर्ट आ रही हैं, ये दो लोगों का मैं नाम भी लेना चाहूंगा, एक अजीत अंजुम और एक राजीव रंजन, न्यूज 24 वाले, उन्होंने जमीनी स्तर से जो अपनी वीडियो निकाले हैं, जहां बीएलओ को खुद नहीं पता कि क्या करना है, और वो बीएलओ अपने आप दस्तखत करके फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो इसमें जल्दबाजी में जो काम होता है, वो एक कहावत है, जल्दी काम शैतान का। तो जल्दबाजी में काम होता है तो फिर उसमें गलतियां होती ही हैं। तो ये काम ठीक है, लेकिन जो तरीका इसके लिए अख्तियार किया गया है वो ठीक नहीं है। ये जो आप एडीआर की तरफ से जो ये बोगस वोटर जो बनाए जा रहे हैं, एक नया जो फॉर्मूला निकाला है इलेक्शन जीतने का, ईवीएम पे जब दबाव पड़ने लगा कि ईवीएम से गड़बड़ी की जाती है, उससे जो है तो धांधली की जाती है, हाईटेक रिगिंग की जाती है, तो ये जो नया तरीका निकाला गया, तो मैंने अभी जो है बेंगलुरु के बारे में भी मुझे मालूम हुआ कि वहां पे 90 साल का है, 90 ईयर ओल्ड है, वो फर्स्ट टाइम वोटर है। यानी इस तरह की जो धांधलियां हो रही है, आपको हैरत होगी। 90 ईयर का जो है फर्स्ट टाइम वोटर है, उसका नाम है वो जो उसके नतीजे में बीजेपी का कैंडिडेट, वहां से एक बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया है, वहां पे इस तरह के बोगस वोटर 1 लाख से ज्यादा वोटर बनाए गए। तो एडीआर इस तरफ क्यों ना तवज्जो दे रही, जैसा कि वहां बिहार में हो रहा है। ये जो नई बात मैंने देखने में आई, सबूत के साथ है बात, जो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एडीआर उस पर तवज्जो दे रहा है। मैंने ये खुद कहा है बहुत से टेलीविजन की डिबेट में कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1 लाख तो उनके बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, और 1.5 लाख हैं बीएलए, वो पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट। तो ये, और फिर उन्होंने एक दफा कहा था 4 लाख वॉलंटियर हैं। तो पहली बात तो वोटर का रजिस्ट्रेशन करना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ये काम, और ये उनके उसमें लिखा है इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट में कि बूथ पॉलिटिकल पार्टी का बूथ लेवल एजेंट हर रोज 50 इन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के जमा कर सकता है। आप सोचिए, अगर 1.5 लाख लोग पॉलिटिकल पार्टियों के हैं, तो 1.5 लाख को 50 से आप जरूर दीजिए, तो कितने रोज के फॉर्म भरे जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के हाथ से। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये काम देना, पहली बात तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। दूसरी बात, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उतना साजो सामान नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोग लगा दे। तो इससे भी जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है वो खराब होता है। और तीसरी बात इसमें यह है कि ये जो 4 लाख वॉलंटियर हैं, ये कौन है? अगर ये पॉलिटिकल पार्टियों के मेंबरान हैं या उनके काम करने वाले हैं तो फिर और इलेक्टोरल रोल पे पहले से ही शक होगा कि इसमें, जैसे जब पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अंदरूनी इलेक्शन होते हैं तो उसमें फर्जी मेंबर भर के वो अपने नंबर बढ़ाते रहते हैं, तो वही काम पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ करेंगी। तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस काम में शामिल करना और वॉलंटियर्स को शामिल करना जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये दोनों बातें बहुत गलत हैं और ये इलेक्शन कमीशन को नहीं करनी चाहिए। इनसे ही फर्जी वोटों के अंदर आने का एक शक बहुत ज्यादा बढ़ता है, खतरा हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये वोट फॉर डेमोक्रेसी ने 2024 के इलेक्शन जो हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, उसका एक तजिया पेश किया था। उन्होंने बताया था कि 4.5 करोड़ वोटों का इजाफा किया गया, जिसके नतीजे में 79 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ। आपकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी, फिर उसमें ये कहा गया था कि 538 सीटों पर वोट ज्यादा गिने गए हैं या कम गिने गए हैं। ठीक है, एक इलेक्शन नहीं हुआ था सूरत की सीट पर, तो ये बात आपने कही थी।
तो आप जो है पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोश रही। सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एक ब्रीफिंग हुई थी वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट पर। अब जो है यही पॉलिटिकल पार्टी जो हंगामा कर रही है, हल्ला गुल्ला कर रही है कि ये इलेक्शन चुराया गया, महाराष्ट्र में चुराया गया, हरियाणा में चुराया गया, फला जगह चुराया गया। तो ये पहले आपकी जो दोनों की रिपोर्टें थी उस पर उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं की। वरना जो है जो इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो एकदम बिल्कुल जो है यानी 200 के अंदर आ जाती उनकी सीटें, जिस तरह से उन्होंने तजिया करके बताया था, आपने भी बताया था। फिर उसके बाद आप जानते हैं आपका भी एक केस चल रहा है कि 340 जो सीटें पार्लियामेंट्री सीटें हैं 2019 के इलेक्शन का, वो केस भी अभी तक जो है उसमें चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये पूरी जो सूरत हाल है ना, इलेक्शन का जो निजाम है, जो जिस तरह का जिसको एक न्यूट्रल रेफरी होना चाहिए, अंपायर होना चाहिए, वो काम नहीं कर रहा है। अब जो अचानक जो है माफ करना, ये जो अचानक सुप्रीम ये पॉलिटिकल पार्टी जागी है, तो उसको किस तरह से आप देखेंगे, आप इसको असेस करेंगे? आप ये जो सूरत देर से जागी है, कहने का मतलब मेरा ये है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा ही देर से जागती हैं। जी। जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि जब कुछ भी कोई जुर्म हो रहा होता है तो पुलिस वाले आधे घंटे बाद आते हैं। जी। तो पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो हैं वो सब, जब वो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी। तो पॉलिटिकल पार्टियों को, इलेक्शन कमीशन को ये काम ठीक से करने के लिए जोर देना चाहिए। वो जोर जो आजकल जैसे माहौल चल रहा है, वो जोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होता है। जी। वो जोर तभी पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पर जब इलेक्शन कमीशन के बाहर पॉलिटिकल पार्टियों के 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग रोज बैठे, जी। पटना में भी और दिल्ली में भी, जी। और रोज ये करें। वो जी। ये करेंगे, उनको पुलिस उनके ऊपर पानी फेंकेगी, उनको गिरफ्तार करेगी, उनको डंडे मारेगी, ये सब होगा। लेकिन जी। वो किए बगैर पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कमीशन पे दबाव नहीं डाल सकती। वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इधर उधर कुछ करके और डिबेट करके और ये सब करने से ये काम नहीं चलेगा। ये काम सड़कों पे ही हो रहा है। जी। बीएलओ सड़कों पे ही ये काम कर रहे हैं। जी। उनको बीएलओज को भी प्रेशर करना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन के जो हर जिला में दफ्तर हैं, हर जिले में दफ्तर हैं, पटना में दफ्तर हैं और दिल्ली में दफ्तर हैं, उनके बाहर रोज अच्छे खासे कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। ये भी बात सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इन बातों को रिपोर्ट नहीं करता। जी। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टियां इसको सिलसिलेवार रोज 3 जगह, जिले के हेडक्वार्टर पे, स्टेट में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर रोज, अरे चलो 3, 4, 5 हजार नहीं, 1000 या 500 लोग ही रोज इकट्ठे हों और रोज वहां गिरफ्तारी हों, तो मैं समझता हूँ उससे इलेक्शन कमीशन पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। लेकिन हमारी पार्टियां सिर्फ बात करती हैं, वो सड़क पे आके मुझे कहना नहीं चाहिए, ये बात जरा थोड़ी सी गलत लगती है, उनको सड़क पे आके पिटने की उनमें ताकत नहीं रह गई है। सही कह रहे आप, यही वजह है, वरना जो है उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती इलेक्शन का। ये कहने में शराफत की बात नहीं लगती, लेकिन आजकल यही चल रहा है। अगर उन्होंने ये महाराष्ट्र और पंजाब में भी किया होता, जैसे महाराष्ट्र में वो एक गांव है माकरवाड़ी, जी जी जी, वहां गांव के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम अपना खुद इलेक्शन करके देखेंगे कि किसको कितना वोट मिलता है। वो रातों रात वहां 200-400 पुलिस वाले आ गए और गांव वालों को डरा धमका के वो बंद करवा दिया। जी। तो अगर वो काम 100 गांवों में हो रहा होता महाराष्ट्र में, तो वो बंद नहीं होता। सही सही सही। वो पॉलिटिकल पार्टियों को जरा हिम्मत करनी पड़ेगी और इसको खुले आम आके लड़ना पड़ेगा। ऐसे बातचीत से ये काम होने वाला नहीं। वरना ये जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते रहे, हसीना वाजिद जिस तरह चुनकर आती रही, या सद्दाम हुसैन का मामला है जैसा चुनकर आते थे, वो 101% वोट मिलते थे, वो उसी तरह की सूरत था। और बांग्लादेश में मैं उसका
एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ। जब बांग्लादेश में अवाम खड़ा हुआ तभी वहां की सरकार बदली, और जी। एक इलेक्शन कमिश्नर के साथ तो काफी मार- अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं नहीं कह सकता कि वो, लेकिन वो हुआ जरूर। जी जी तो जी इलेक्शन कमीशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका काम देश के अवाम को की मदद करना है कि वो अपना वोट कैसे दें। जी। वो कोई सरकारी गवर्नर नहीं है कि जो मर्जी करें, उनको जी जनता की मदद करना चाहिए। जी जनता को अपना वोट देने में कैसे आसानी हो। अब जी तो ये लग रहा है कि वो जनता, ये अवाम के वोट देने में रोड़े अटका रहे हैं कि जी ये जी कागज लाइए, वो कागज लाइए, माँ का जन्म, कहाँ माँ पैदा हुई थी वो कागज लाइए, कब पैदा हुई थी वो कागज लाइए, कहाँ बाप पैदा हुए तो वो कागज लाइए। अरे लोगों के पास, एक बिहार में कोई किसी एक सर्वे में था कि 2.8% बच्चे के नाम रजिस्टर होते हैं जी जब वो पैदा होते हैं। तो जी अगर पैदाइशें रजिस्टर ही नहीं हो रही हैं तो जी बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से आएंगे। जी तो जी मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बिहार की जमीनी हालात का सही अंदाजा नहीं है। जी जी। तो ये जो है अब एक जो पुराना नुस्खा है फिरका परस्त ताकतों के पास कि भाई बांग्लादेशी का नाम ले लीजिए या रोहिंग्या का नाम ले लीजिए या गैर मुल्की शहरी बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, वो अपने सोर्सेस के जरिए जो फैलाने की कोशिश की गई है, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। इस पर क्या कहेंगे? इसके पीछे इससे तो इंटेंशन जो है फिर और वाजे होता है कि कहाँ मामला जो है तो हो रहा है। देखिए, 1 जनवरी 2003 से जी और 23 जून 2025 तक जी जिन लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज हुए हैं, जी वो किसने दर्ज किए हैं? जी इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज करने का अख्तियार सिर्फ जी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। जी उन्होंने 22 साल तक जो लोग इलेक्शन कमीशन में थे, वो जी सब या तो निकम्मे थे या बेईमान थे। जी उन्होंने हजारों लाखों गैर मुल्की लोगों को इलेक्टोरल रोल में डाल दिया। जी तो ये बड़ी अजीब बात है कि ये 22 या 23 साल के बाद इलेक्शन कमीशन की आंख खुलती है या नींद खुलती है, वो कहते हैं अब हम पुराने सब 20-22 साल के जो गलतियां हैं उनको ठीक करेंगे। भाई अगर गलतियां हैं भी तो पहले तो उन गलतियों की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, किसने गलती की, क्यों की, वो ढूंढना जी चाहिए। उसके बाद उसको ठीक करने का जो कानूनी और सही तरीका है वो अख्तियार करना चाहिए। तो ये दोनों जगह गलती हो रही है। जी। अच्छा सर, ये जो है आप लोगों की तरफ से मुतालबा हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी हो रहा है। वो कमीशन ने महाराष्ट्र के हवाले से बुलाया था राहुल गांधी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको डिजिटली प्रोवाइड करिए वोटर लिस्ट जो है और फॉर्म 17 की प्रोवाइड करिए, आपका भी मुतालबा है। तो ये पीछे क्यों हटता है इलेक्शन कमीशन? अगर उसने कोई गड़बड़ी नहीं की है, धांधली नहीं हुई इंतखाबात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या लोकसभा के इलेक्शन में, या उड़ीसा के बारे में भी पूरा आया मामला। उड़ीसा में होता यह है कि जो हुक्मरान जमात है उसको जो है जो जिसको हराया गया तो ज्यादा वोट यानी वो बीजेडी को, बीजू जनता दल को, और बीजेपी को कम वोट मिले, लेकिन उसके बावजूद उसके पास इक्तदार आता है। तो ये जो जिस तरह का ये मामला है, तो कहीं ना कहीं क्या आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है जो कहा जाता है, देने को तैयार नहीं होता? देखिए, जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कितनी दफा कहा है कि हमारे काम करने के 3 असूल हैं, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। कम से कम 3-4 दफा तो मैंने उनको ये कहते सुना है टीवी पे या यूट्यूब पे। तो लेकिन जो काम हो रहे हैं उनमें डिस्क्लोजर है नहीं। अभी इलेक्शन कमीशन ने 2-4 दिन पहले ये कहीं लिखा था कि इतने फीसद लोग अपना मकान छोड़ के कहीं और चले गए हैं, इतने फीसदी लोग मर गए हैं और इतने फीसदी लोग
पता नहीं कहीं और चले गए हैं। तो ये पूछा गया था उनसे, मैंने भी पूछा था एक प्रोग्राम में कि भाई अभी तो इन्यूमरेशन फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं जी अभी उनको अपलोड कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ हो रहे हैं, लेकिन अभी सारे फॉर्म तो अपलोड नहीं हुए। तो आपने उनकी स्क्रूटनी कैसे कर ली? और अगर स्क्रूटनी कर ली तो कैसे की? क्योंकि जो कागजात देने हैं वहां तो ये कहा गया था, इलेक्शन कमीशन ने खुद ही, वो बिहार का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कह रहा है कि कागजात देने की कोई जरूरत नहीं है, और अगले दिन इलेक्शन कमीशन एक प्रेस नोट में कह रहा है कि कागजात जरूर देने हैं, या तो 25 जुलाई तक दे दीजिए या 31 अगस्त तक दे दीजिए। भाई 25 जुलाई तक देने हैं कि 31 अगस्त तक देने हैं, इसका फैसला करिए। तो जब कागजात देने का अभी टाइम बाकी है तो आप ये कैसे कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ के नहीं है वहां के नहीं है? तो डिस्क्लोजर 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 कहा जाता है लेकिन किया नहीं जाता। तो कथनी और करनी में जब फर्क होता है तो फिर उससे शक पैदा होता है। आखिरी मेरा सवाल ये है प्रोफेसर साहब कि 28 तारीख को गालिबन फिक्स है नेक्स्ट हेयरिंग जो है, आपकी पिटीशन भी है उसमें। तो अब ये जो पूरा मामला आ चुका है, किस तरह से वहां पर जो है बेकायदगियां हो रही हैं, जो है ज़ाब्ते की जो कार्रवाई है उस पर अमल नहीं हो रहा है रिवीजन के दौरान, तो अब सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला देना चाहिए आपके ख्याल में? जो 28 तारीख को जो होने वाली है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को पहले भी ये दरखास्त की थी और अभी तक की हुई है कि इस सिलसिले को रुकवाया जाए। जी। और जैसे जस्टिस बागची ने कहा था कि इसको रुकवाइए, इसके बारे में पूरी तफसील से हियरिंग कीजिए और फिर फैसला कीजिए। और तब तक जब बिहार का इलेक्शन आता है तो वो जनवरी 2025 वाले इलेक्टोरल रोल से कर लीजिए। तो हमारा तो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को यही कहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को के सामने जितनी चीजें बिहार में जमीनी लेवल पे हो रही हैं वो सारी उनके सामने रखी जाएंगी, और फिर देखते हैं वो इलेक्शन कमीशन से क्या। अभी तो पहले 21 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब देना है जी। और जो प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन इशू कर रहा है, मुझे तो लगता है आजकल में सारे फॉर्म भर जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, 25 से पहले ही हो जाएगा। जी जी। तो अब देखिए क्या होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस सिलसिले को पहले थामिए, इसके बारे में गौर से तफसील से हियरिंग कीजिए और फिर फैसला कीजिए। बहुत शुक्रिया सालार से बात करने के लिए प्रोफेसर जगदीप ठोकर साहब, जो इस वक्त गोवा में मौजूद है, लेकिन फिर भी अपनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने सालार के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जनाब जगदीप ठोकर साहब, जिनका कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर जो है पूरी हिम्मत दिखाती है, सड़कों पर आती है, तो उसी सूरत में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ भी जिस तरह से जो उसका रवैया है, तो जो उसको एक न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए, एक रेफरी होना चाहिए, वो जो उसका जो काम है, उसका जो फर्ज है, वो उसी सूरत में जो है कर सकता है जब पॉलिटिकल पार्टी जो है सड़कों पर आ सकती है। और अलावा अजीब उनका ये कहना है कि ये जो इंटेंशन रिवीजन जो हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मुहिम चल रही है बिहार में, वो बहुत ही खामियों से पूरा है और नकायत से पूरा है। और इस मुहिम को जो है, ये जो इलेक्शन होने वाले नवंबर में वहां इलेक्शन होने वाले असेंबली से, उससे डीलिंक करना चाहिए, उससे हटा देना चाहिए।